हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमडी डर्मेटोलॉजी, जिसको कि आप स्किन स्पेशलिस्ट के नाम से जानते हैं, वो कैसी ब्रांच है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एमडी डर्मेटोलॉजी करने के लिए करना क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आपको नीट यूजी क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद एमबीबीएस करनी पड़ेगी, जो कि लगभग 5.5 साल की होती है। अब ये एमबीबीएस आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, और अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी कर सकते हैं, अगर आप वो करने में सक्षम हैं तो। अब जब आप एमबीबीएस पास कर लेंगे 5.5 साल बाद, उसके बाद आपको फिर से एक एग्ज़ाम में अपियर होना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नीट पीजी। तो जब आप नीट पीजी करेंगे तो वहाँ पे आपकी रैंक के आधार पे आप दो कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। या तो है एक एमडी डर्मेटोलॉजी, तो जो एमडी डर्मेटोलॉजी कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है। और दूसरा, जिनको अगर एमडी नहीं मिल पा रही है, वो लोग डीएनबी डर्मेटोलॉजी कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। बट ज़्यादातर लोग इसमें प्रेफर करते हैं एमडी डर्मेटोलॉजी, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ऐसा देखा गया था कि जो डीएनबी डर्मेटोलॉजी होती है उसका पासिंग जो रिजल्ट है ना, काफ़ी कम होता है। मतलब उसको पास करने में 3 साल से ज़्यादा समय लग जाता है। बट एमडी का जो कोर्स है वो तो 3 साल में पास हो ही जाता है। अब जब आप ये एमडी कर लेंगे तो आपको उसके बाद एमडी डर्मेटोलॉजी की डिग्री मिल जाएगी, आप एक रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाओगे। अब उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आता है, तो देखो। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो बच्चों को अक्सर डाउट रहता है कि फ़ी क्या होती है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे तो फ़ी कम ही होती है। कुछ ही मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे की फ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं हमेशा बताता हूँ, पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, और अभी से नहीं, पहले से ही है। तो वहाँ लगभग 3 साल का खर्चा, मतलब 3 साल की ये टोटल फ़ी है, 4 से 5 लाख लगते हैं 3 साल में जो फ़ी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डर जाएं कि भी इतने पैसे लग गए। पहली बात तो 3 साल में 4 से 5 लाख कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। और दूसरा, इससे ज़्यादा वो आपको स्टाइपेंड दे देते हैं, मतलब कि आपको पीजी के दौरान सैलरी मिलती है। तो वो सैलरी ही कम से कम, अभी वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा पंजाब में कितनी सैलरी है, बट वो 50 to 60 थाउजेंड से तो कम होगी नहीं, क्योंकि इतनी सैलरी तो आजकल सब जगह है। हाँ, आसाम में शायद 30 या 40 हज़ार के आसपास है, जो कि थोड़ी कम स्टाइपेंड या सैलरी है, बट बाकी सब स्टेट्स में ठीक ठाक है। तो पीजी में एक बात पक्की है, ये जो फ़ी है आपकी, इसमें आपको घर से मांगना नहीं पड़ेगा, ये आप अपने से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं पीजी के दौरान। और जहाँ तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये जो है ये काफ़ी वेरी करता है। और इसकी जो फ़ी है वो लगभग, यहाँ तो मैंने 80 हज़ार लिख दिया है, बट ये सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जो फ़ी है वो लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक जा सकती है। ओके। 1.5 या 2.25 करोड़ तक जा सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मतलब कि अगर आपको प्राइवेट अगर मेडिकल कॉलेज से एमडी डर्मेटोलॉजी का कोर्स करना है, तो आपको ये सोच के रखना है कि 1 से 1.25 करोड़ रुपए तक आपकी फ़ीस हो सकती है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं, पर वो सीट्स काफ़ी कम हैं, जिनमें बहुत अच्छी रैंक आने पे, नीट में अच्छी रैंक आने पे आपको कम फ़ी में भी एमडी डर्मेटोलॉजी मिल जाती है, बट ऐसे कॉलेज काफ़ी कम है। अब एक क्वेश्चन जो बच्चों को हमेशा रहता है कि ये सर हेक्टिक ब्रांच है या फिर कूल ब्रांच है, तो कैसी है। तो देखिए, एमडी डर्मेटोलॉजी जो होती है ना, वो ज़्यादा हेक्टिक उसमें ड्यूटीज़ नहीं रहते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक तो उसमें इमरजेंसी ड्यूटी नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमरजेंसी ड्यूटी होती नहीं है। जैसे हम लोग भी जब एमडी डर्मेटोलॉजी करते थे, तो जब मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स कर रहा था, तो हम लोग तो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करते थे। तो इमरजेंसी ड्यूटी में अगर स्किन का कोई केस आता भी था, तो उसको जनरली वो लोग नेक्स्ट डे ही ओपीडी में देखते थे, या फिर कॉल पे आते थे। एज सच इमरजेंसी में कोई ज़रूरत इसकी पड़ती नहीं थी, क्योंकि इमरजेंसी में जो एमडी मेडिसिन वाला होता है वही इसको ट्रीट कर देता था। और मैंने काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज देखे हैं जहाँ पे कि एमडी डर्मेटोलॉजी को इमरजेंसी ड्यूटीज़ नहीं करनी होती हैं, उसमें जनरली उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरी, एमडी डर्मेटोलॉजी में नाइट ड्यूटीज़ भी उतनी नहीं होती। अगर कोई नाइट ड्यूटी है भी तो वो ऑन कॉल रहने से काम चल जाता है, क्योंकि उनके जो पेशेंट जो वार्ड में जो एडमिट रहते हैं ना, वो आपका जो एमडी डर्मेटोलॉजी का जो वार्ड है, वार्ड के अंदर जो पेशेंट एडमिट होते हैं, उसमें भी जनरली जेआर रहता है ड्यूटी पे। और नहीं तो जो पीजी भी रहता है आपका, तो वो भी ऑन कॉल ही रहता है, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि उनके पेशेंट स्टेबल होते हैं। तो एज सच देखा जाए तो हेक्टिक ब्रांच नहीं है। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर जो कि जेआरस होते हैं, वो जो है कि ओपीडी टाइम में ही उनको काम करना होता है। ओपीडी टाइम मतलब देखा जाए तो मोटा मोटा मैं मान सकता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में 8 AM टू 2 PM हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 9 AM टू 1 PM, मतलब 4 से 5 6 घंटा ही उनको हॉस्पिटल में रहना होता है।
हाँ, इसके अलावा वो लोग करते क्या हैं, काफ़ी टाइम उनके पास खाली रहता है तो वो आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, और भी बीच बीच में कुछ काम आता है वो देखते हैं। बट हाँ, एज अ होल एमडी जो डर्मेटोलॉजी है वो एक हेक्टिक ब्रांच नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ, पढ़ाई तो आपको ब्रांच में करनी ही होगी, क्योंकि एमडी डर्मेटोलॉजी है तो उसमें पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो मेडिसिनल ब्रांच है तो उसमें पढ़ाई तो आपको काफ़ी करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं कि वो एक हेक्टिक ब्रांच है, उसको अक्सर एक कूल ब्रांच ही माना जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब अब बात आती है कि सैलरी आफ्टर पासिंग एमएस, सॉरी यहाँ पे एमएस गलत लिख गया, ये एमडी होना चाहिए। तो सैलरी आफ्टर पासिंग एमडी और डीएनबी, मतलब कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन चुके हैं, अब सैलरी क्या होगी। तो देखिए, जो सैलरी होगी, सबसे पहले तो आप लोग ज्वाइन करोगे एज अ एसआर, सीनियर रेजिडेंट, और जब आप सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन करते हो तो सीनियर रेजिडेंट की जो सैलरी है वो वेरी करती है 80,000 रुपया पर मंथ से लेके 1,20,000 रुपये पर मंथ तक। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे कि अगर आप दिल्ली में एसआरशिप करते हो तो वहाँ पे आपके अकाउंट में लगभग 1.2 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी आएगी। हालांकि ऑन पेपर वो 1.37 या 1.4 लाख होती है, 1,40,000, बट वो टैक्सेस वगैरह कट के 1,20,000 के आसपास आपके अकाउंट में आती है। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे सैलरी कम है, जैसे कि बिहार में, वहाँ पे आपको 74,000 या 74 या 76,000 पर मंथ के आसपास सैलरी मिलेगी। तो ये स्टेट टू स्टेट, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा, इस तरीके से। बट बिहार का, जहाँ जिन स्टेट्स में सैलरी कम है उनमें अक्सर क्या फ़ायदा है, जैसे बिहार की बात करूँ, अगर आप बिहार में एसआर कर रहे हो तो वहाँ पे 76,000 मिलती है आपको, क्योंकि बिहार में मैं भी पहले एसआर था। तो 76,000 सैलरी तो आपको मिलती है, बट उसके साथ आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ करते हैं, तो प्राइवेट प्रैक्टिस करके हम लोग और पैसा कमा लेते हैं। जैसे कि जब हम लोग बिहार में थे तो हम लोग 1.5 लाख से लेकर 2 लाख पर मंथ आराम से कमा लेते थे, क्योंकि 76,000 तो सैलरी मिलती थी और बाकी हम लोग बाहर से काम करके कमा लेते थे। बट जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्राइवेट प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आपको बस इस सैलरी में काम चलाना होगा। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ लोग चोरी छुपे नोएडा, गाजियाबाद, कहीं कहीं जाके कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर लेता है, वो बात अलग है, हर किसी का हम नहीं जानते। बट ये जो है, मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं लीगल बात कर रहा हूँ। तो ये जो है, अब देखिए, कुछ जो जिन बच्चों को मेडिकल लाइन का उतना ज्ञान नहीं है वो लोग सोचते हैं कि सर इतना पढ़ने के बाद इतनी कम सैलरी। देखो, ये जो सैलरी है ना, ये एसआरशिप के दौरान होती है। ओके, तो हम यहाँ पे मिनिमम सैलरी की बात करेंगे, तो जो एसआरशिप के बाद जो सैलरी हो यही होती है स्टैंडर्ड सैलरी। ओके, अब यहाँ एक पॉइंट वही जो मैंने बोला कि क्या एसआरशिप करने के दौरान आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कुछ स्टेट जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये लोग तो अलाउ करते हैं। इवन यूपी में भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप एसआर हैं तो वो अलाउ करते हैं। बट जिस स्टेट में बॉन्ड होता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वहाँ पे आप नहीं कर सकते। ओके, अब बात आती है कि अपना हॉस्पिटल, लोग बोलते हैं कि सर हम एमडी डर्मेटोलॉजी करके अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं कि नहीं। भाई, हर अपना हॉस्पिटल आप कोई भी ब्रांच में खोल सकते हो, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो लगता है, बट एमडी डर्मेटोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट होता है अपना क्लिनिक खोलने में, वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है। क्योंकि आपको चाहिए क्या, इसमें बहुत ज़्यादा मशीन्स आपको शुरू में खरीदनी नहीं है, बस आपको एक ओपीडी सेटअप चाहिए। वो तो आप एक शॉप में कर सकते हो, और या वो किसी मेडिकल स्टोर के अंदर भी कर सकते हो, काफ़ी लोग करते हैं छोटी सिटीज़ में, और बड़ी सिटीज़ में अपना एक शॉप ले लेते हो तो उसका खर्चा निकल ही आता है। तो अपना सेटअप करने में इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, तो आराम से कर सकते हैं। दूसरा, अब बात करेंगे आफ्टर एसआरशिप कमाते कितना है। देखो, आफ्टर एसआरशिप अब बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई कर ली, इतना कम पैसा कमा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बात करूँगा मिनिमम पैसे की, कि जो मिनिमम पैसा हम लोग कमा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम की तो लिमिट है नहीं। मैक्सिमम तो कोई, मैं इतने कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को ऐसा जानता हूँ जो 50-50 लाख पर मंथ तक भी कमा रहे हैं, 15-15 लाख पर मंथ आराम से कमा रहे हैं। पर हर कोई इतने नहीं कमा पाएगा, तो हम बात करेंगे मिनिमम कितना कमा सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी भी क्लिनिकल ब्रांच में एमडी या एमएस कर लो। आफ्टर डूइंग एमडी एमएस, और स्पेशली उसके बाद आपको एसआरशिप भी करनी पड़ेगी और फेलोशिप वगैरह जो भी करना है, वो करने के बाद जब आप एक फुल्ली फ्लेजेड डॉक्टर बन जाते हो तो आप आराम से 3 लाख तो मिनिमम कमाओगे ही कमाओगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी इंसान, मैं जिसको भी जानता हूँ, 3 लाख तो कमा ही रहा है। इवन 3 से 5 लाख पर मंथ आप आराम से कमा लोगे। ओके, बट जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो कि हर डॉक्टर नहीं कमा पाता है, जैसे कोई 10 लाख पर मंथ कमा रहा है, 20 लाख पर मंथ कमा रहा है, वो लोग कम होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका काम कैसा है। अगर आपके पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके ट्रीट किए हुए पेशेंट बहुत अच्छा, उनका इलाज हो रहा है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो वो ऑब्वियसली आपके पेशेंट्स आपके जो पेशेंट हैं, टाइम के साथ उनका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, आपके पास ज़्यादा पेशेंट आने लग जाएंगे और आप फेमस हो जाएंगे, और ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस चलने लगेगी। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं नोएडा में छोटा सा था
तो मैं उन डॉक्टर का नाम नहीं लूँगा, बट जब मैं छोटा था तो मुझे एक बार एक्ने हो गए थे। ओके, 10th 11th क्लास में। तो एक्ने ऐसे हैं जिनको मुहासे बोलते हैं, हर किसी को होते हैं। तो जब मैं उनके पास दिखाने गया था, तो मैं शाम को गया था, हार्डली 3 या 4 पेशेंट उनके पास बैठे हुए थे। पर मैंने उसके बाद देखा कि उसके 5-6 साल बाद मैं उनको कंटिन्यूसली दिखाने जाता रहता था। मैं जब उनको 5-6 साल बाद देखता था तो उनके पास कम से कम नहीं 60 से 70 पेशेंट उनको दिखाने आते थे रोज। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जब मैं 6 बजे दिखाने जाता था तो मेरा नंबर रात को 9:30 बजे आता था। तो आप समझ लो कि बस मेडिकल साइंस में थोड़ा वेट करना होता है। काम अगर आपका अच्छा है तो पेशेंट तो आपके बढ़ ही जाएंगे, और उनका काम बहुत अच्छा था, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा था, तो ऑब्वियसली उनके इवन उनको नोएडा में ऑलमोस्ट हर कोई जिस भी पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम हुई होगी उनका नाम ज़रूर जानता होगा। तो यही डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपका काम अच्छा है, तो लोग आपको जानेंगे और आपके पास आएंगे। ओके, तो अब आफ्टर एसआरशिप क्या कर सकते हैं? तो एक तो है आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जैसा कि काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू नहीं करना चाहते तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो वहाँ तो एकदम सिंपल फंडा है। पहले आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद आप बनेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद आप बनेंगे प्रोफेसर, और उसके बाद आप एचओडी या डीन जो भी बने। तो ये होता है आपका, अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। या आप चाहें तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, सी, और उसके बाद आपका बहुत सारे दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, यूपीएससी के थ्रू भी आप बन सकते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, बट मोटा मोटा यही है कि या तो आप प्राइवेट सेटअप में काम करो या फिर गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट में काम करेंगे तो सैलरी का एकदम वही ग्राफ होता है कि एसआरशिप में आपको 1.2 लाख मिल रही है, जब आप एपी बन जाएंगे तो 1,80,000 मिलेगी, जब आप एसोसिएट बन जाएंगे तो 2.5 लाख मिलेगी। तो इसी तरह सैलरी बढ़ती है, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, और प्लेस टू प्लेस। तो जैसे कि दिल्ली में अगर आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 2.5 से 3 लाख पर मंथ की सैलरी होती है। पर मेरा बोलना वही है कि आप एक बार एसआरशिप करने के बाद अगर आप कोई भी ब्रांच में, क्लिनिकल ब्रांच में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाते हैं तो 3 से 5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, सब लोग कमा रहे हैं। अच्छा, और प्राइवेट में तो यार कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्राइवेट में हर अपना स्किल है। जितने अच्छे आपके स्किल हैं, जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन है, आप पेशेंट्स को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं, उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और आपके पैसे भी बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भी कि डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता तो करते क्या हैं, कौन सी डिजीज़ हैं। तो कुछ कॉमन डिजीज़ में यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि एक है सोरियासिस। जब मैं इंटर्नशिप करता था तो डर्मेटोलॉजी में इसके पेशेंट बहुत आते हैं। सोरियासिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके पेशेंट बहुत आते हैं। ये पूरी तरीके से ठीक करना तो इसको संभव नहीं होता, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो एक पेशेंट जो आपके पास आने लगा वो काफ़ी लंबे समय तक आता है। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है। उसके बाद चिल ब्लेन, इसके पेशेंट भी काफ़ी आते हैं। ठीक है। उसके बाद एक होता है फंगल इन्फेक्शन। आप सभी जानते होंगे फंगल इन्फेक्शन होते हैं। कभी ये मतलब टो के बीच में हो जाएंगे, आपके ग्रोइन में हो जाएंगे, आर्मपिट्स में हो जाएंगे। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं जिनको कि डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। उसके बाद ये हर कोई बच्चा जो अपने एडोलेसेंस लाइफ में आता है उसने ये तो फेस किया ही है, जिसको बोलते हैं एक्ने। एक्ने मतलब जिसको हिंदी में मुहासे बोला जाता है। तो ये तो काफ़ी टीन एज में, एडोलेसेंस में काफ़ी को हर किसी को प्रॉब्लम आती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही होता है। तो ये भी आपने काफ़ी देखा होगा। उसके बाद जो एक होता है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, जो कि आजकल बड़ी फेमस हुई है पिछले कुछ सालों में, उसमें है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है काफ़ी फेमस हो चुका है, और आजकल हर शहर में हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि डर्मेटोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। ओके। उसके बाद है जिसका हेयर फॉल होता है उसमें पीआरपी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो पीआरपी इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ये भी एक प्रोसीजर होता है जो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद एक होता है कि भाई कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में से जिनकी एज बढ़ जाती है, उन पे जो उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ आती हैं, उनका इलाज भी यही लोग करते हैं। कुछ बोटॉक्स इंजेक्शन वगैरह आते हैं, वो सब लगाते हैं। तो ये कुछ कुछ वो प्रोसीजर हैं जो करके, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट करता है। और भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, जैसे कि एसटीडी हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि एचआईवी होती है। ओके। तो उन उसका भी इलाज ये लोग करते हैं। और गोनोरिया है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है फीमेल के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं उनका भी इलाज यही लोग करते हैं। उसके बाद भाई अब है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मशीन्स कौन सी यूज़ होती हैं। तो जैसे होता है, एक आपने देखा होगा हेयर रिमूवल, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आया था हेयर रिमूवल। तो हेयर रिमूवल के लिए जो लेज़र की मशीन होती है काफ़ी लोगों के पास होती है। तो ये आप खरीद सकते हो। जबकि
हालांकि जब आप शुरू में अपना क्लिनिक शुरू करते हो तब ये सब इंसान नहीं खरीदता, ये जनरली प्राइवेट सेटअप में होती है, या फिर जब आप एक अच्छा पैसा कमा चुके हो तो उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। बाकी एक बेसिक जो मशीन है जैसे कि ये होती है, ये कॉटरी होती है, ये मशीन ज़्यादा महंगी नहीं आती, 9 से 10 हज़ार में आ जाती है। तो इसको तो हर डर्मेटोलॉजिस्ट अपने पास रखता है, या इवन वो अपनी कार में भी रख के इसको कहीं भी लेके चला जाता है। इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोसीजर वो कर सकता है, जैसे मोल निकालना, वार्ड्स को निकालना बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये एक जस्ट एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से डर्मेटोलॉजी ब्रांच में आप प्रैक्टिस करते हैं। और मेरा ये बोलना है कि ब्रांच बहुत ही अच्छी है, और अगर इसको बोला जाए कि काफ़ी कूल ब्रांच है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं होते डॉक्टर के। और देखिए, आप कभी भी ना, जैसे बच्चे लोग हमेशा मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर मैं कौन सी ब्रांच में जाऊं जो बहुत अच्छी हो, बहुत पैसा हो ब्रांच में। इवन मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट था मेरा, वो हमारा इंटर्न था, वो पूछता था बॉस एक ऐसी ब्रांच मुझे बताओ जिसमें काम बहुत कम हो और पैसा बहुत ज़्यादा हो। तो देखो, ऐसा तो ये एकदम गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो काम तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। बाकी हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अगर कमाना है, 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ, तो आप किसी भी ब्रांच में कर लो, को अपना MD MS आपको, मैं पक्का बेट लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको प्लेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं पर रहना चाहते हैं नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे में, तो वहाँ आप नहीं रह पाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए हैं। बट आप अगर मतलब एक छोटी सिटी में जाएंगे तो आप आराम से अच्छा पैसा कमा पाएंगे, इवन उससे तो बहुत ज़्यादा, इवन आपने जो सोचा नहीं होगा ना उससे भी ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जो पैसा होता है ना, जो मनी होता है, उसको कभी ये क्राइटेरिया मत रखना कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। सबसे पहले रखना अपना आपका इंटरेस्ट, क्योंकि होता क्या है कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है ना उसमें आप काफ़ी अच्छा करते हो, और जब आप अच्छा करते चले जाते हो तो ऑब्वियसली पैसा तो आपके पीछे पीछे भागेगा ही। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब आपका काम, अगर आपका काम अच्छा है तो पैसा तो अपने आप आएगा, चाहे फील्ड कोई भी हो, इवन मेडिकल नहीं, कोई भी फील्ड हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।